किसी भी देश के संविधान की आत्मा को, मतलब उसके असली सार को कैसे समझा जा सकता है? क्या वो सिर्फ नियमों की एक भारी भरकम सूखी सी किताब है या कुछ और? आज हम जिस दस्तावेज पर गहराई से बात करने जा रहे हैं उसे भारत के संविधान का पहचान पत्र, राजनीतिक कुंडली और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी कहा गया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। और ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रस्तावना सिर्फ किताब का पहला पन्ना नहीं है। ये वो चश्मा है जिसे पहनकर संविधान के बाकी सभी अनुच्छेदों को पढ़ा जाना चाहिए। ये पूरे संविधान का सार है, उसका दर्शन है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि संविधान बनाने वालों ने प्रस्तावना के जरिए क्या सपना देखा था, फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसके शब्दों को क्या मायने दिए, और सबसे जरूरी, आज के भारत में इसके महान आदर्शों के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दिलचस्प उपमाओं को ही देखते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत बड़े न्यायविद नानी पलखीवाला का जिक्र है, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था, आइडेंटिटी कार्ड। सुनने में ये सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, एक पहचान पत्र क्या करता है? वो आपकी बुनियादी पहचान बताता है ना, आपका नाम, आपकी नागरिकता, जो बदलती नहीं। ठीक वैसे ही पालकीवाला का कहना था कि प्रस्तावना भारतीय राज्य की वो बुनियादी पहचान बताती है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब वो कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये राज्य के चरित्र पर लगी एक स्थायी मोहर है, एक वादा। वाह। और एक दूसरी उपमा तो इससे भी ज्यादा काव्यात्मक है। संविधान सभा के सदस्य थे के.एम. मुंशी। उन्होंने इसे राजनीतिक कुंडली कहा, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। कुंडली तो भविष्य बताती है, तो क्या वो ये कह रहे थे कि प्रस्तावना भारत का भविष्य बताती है? क्या बात है, बिल्कुल यही। मुंशी का नजरिया यह था कि प्रस्तावना कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवंत भविष्य की ओर देखने वाला घोषणा पत्र है। जैसे कुंडली जन्म के समय ग्रहों की स्थिति देखकर किसी के जीवन का पथ बताती है, वैसे ही प्रस्तावना आजादी के जन्म के समय तय किए गए उन महान लक्ष्यों को बताती है जिनकी ओर भारत को हमेशा बढ़ते रहना है। ये एक तरह से एक नैतिक और राजनीतिक नक्शा है। ये तो कमाल की उपमाएं हैं जिन्होंने प्रस्तावना को एक तरह से अमर बना दिया। लेकिन जब यही शब्द वकीलों और जजों के बीच पहुंचे अदालत के कटघरे में, तो उन्हें कैसे तौला गया? कहानी वहां से एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। बिल्कुल। शुरुआत में 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन को खोलने की कुंजी है। मतलब अगर संविधान की किसी अनुच्छेद का अर्थ साफ ना हो तो प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। उसे एक सुंदर सा मुखौटा तो माना, पर शरीर का अंग नहीं। तो मतलब शुरुआत में इसे कानूनी तौर पर ज्यादा वजन नहीं दिया गया। लेकिन फिर आता है 1973 का वो ऐतिहासिक केस जिसके बारे में सबने सुना है, केशवानंद भारती केस। यहाँ आकर तो सब कुछ बदल गया। सब कुछ। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का शायद सबसे बड़ा मोड़ था। 13 जजों की बेंच ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट, एक अभिन्न अंग है। कोर्ट ने कहा कि पूरे संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टिकोण, यानी ग्रैंड एंड नोबल विजन की रोशनी में ही पढ़ा जाना चाहिए। इसने प्रस्तावना को हाशिए से उठाकर संविधान के दिल में रख दिया, और यहीं से वो सिद्धांत निकला जिसे हम मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं ना। लेकिन एक आम नागरिक के लिए इस 50 साल पुराने केस का आज क्या मतलब है? हमें इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? बहुत जरूरी सवाल है। इसका मतलब यह है कि संसद, जिसे हमने चुनकर भेजा है, वो संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को नहीं मार सकती। वो प्रस्तावना में लिखे मूल सिद्धांतों को, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता या कानून के राज को, खत्म नहीं कर सकती। मूल ढांचे का सिद्धांत एक तरह से संविधान के हाथ में एक अदृश्य ढाल है, जो नागरिकों के अधिकारों को किसी भी बहुमत वाली सरकार की तानाशाही से बचाता है, और प्रस्तावना उस ढाल की नींव है। लेकिन एक तर्क ये तो दिया जाता है कि ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, ये जजों को संसद से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। क्या ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा नहीं है, जहां कुछ अनिर्वाचित जज ये तय करें कि संविधान की आत्मा क्या है? हाँ, ये एक बहुत, कह सकते हैं, वाजिब बहस है और इस पर आज भी चर्चा होती है।
आलोचकों का यही कहना है कि ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। नहीं यार। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये सिद्धांत एक जरूरी चेक एंड बैलेंस का काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र सिर्फ हर 5 साल में वोट डालना भरना रह जाए, बल्कि उन मूल्यों की रक्षा भी करे जिन पर ये टिका है। बिल्कुल। केशवानंद भारती केस ने प्रस्तावना को सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि संविधान का संरक्षक बना दिया। और इसके बाद तो अदालतों और संविधान सभा के सदस्यों ने प्रस्तावना के लिए और भी शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल किया। गोलकनाथ केस में इसे संविधान की आत्मा, शाश्वत और अपरिवर्तनीय कहा गया। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने तो इसे संविधान का सबसे कीमती हिस्सा, एक गहना बताया। और आलादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्द कि प्रस्तावना वो व्यक्त करती है जो हमने इतने लंबे समय से सोचा या सपना देखा था। ये इसे सीधे सीधे आज़ादी की लड़ाई से जोड़ देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये आज़ादी के दीवानों के सपनों का निचोड़ है। ये वो वादा है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों से किया था। तो चलिए अब उस राजनीतिक कुंडली को आज के भारत के सामने रखकर देखते हैं। इन सभी महान विचारों और कानूनी सिद्धांतों का आज जमीनी हकीकत से कितना मेल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रस्तावना के हर एक मूल सिद्धांत के सामने आज कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि स्रोतों के आधार पर उस आदर्श और वास्तविकता के बीच के तनाव को समझना है, क्योंकि यही तनाव किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। एक एक करके इन शब्दों को परखते हैं। शुरुआत कर दी हो पहले शब्द से, संप्रभु, सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं। लेकिन क्या आज की दुनिया में ये इतना आसान है? स्रोत सीमा विवादों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का दबाव और एक नया शब्द है डेटा कॉलोनियलिज्म, इसका जिक्र करते हैं। ये डेटा कॉलोनियलिज्म क्या है? ये आज की संप्रभुता के लिए सबसे नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। इसका मतलब है कि हमारे देश के करोड़ों लोगों का डेटा, उनकी निजी जानकारी विदेशी टेक कंपनियों के सर्वर पर है, जो दूसरे देशों के कानूनों के तहत काम करती हैं। वो हमारे डेटा का इस्तेमाल अपने आर्थिक फायदे के लिए करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा सोना, हमारा कोयला हमारी संपत्ति है, तो क्या हमारा डेटा हमारी संपत्ति नहीं है? डिजिटल दुनिया में हमारी संप्रभुता कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद नहीं सोचा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं अगले शब्द पर, समाजवादी, सोशलिस्ट। इसका लक्ष्य गरीबी और अवसर की असमानता को खत्म करना था। लेकिन स्रोत ऑक्सफैम जैसी रिपोर्टों का हवाला देते हैं जो बताते हैं कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। शीर्ष 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है। और ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 39B और 39C की आत्मा पर हमला है, जो कहते हैं कि राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए कि धन कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा ना हो और देश के संसाधनों का बंटवारा सबके भले के लिए हो। जब स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों का भी तेजी से निजीकरण हो रहा हो, तो समाजवादी लक्ष्य दूर की कौड़ी लगने लगता है। और इसी से जुड़ा है जॉबलेस ग्रोथ का मुद्दा, यानी देश की जीडीपी तो बढ़ रही है पर उस अनुपात में नौकरियां नहीं पैदा हो रही हैं। ये तो समाजवादी लक्ष्य पर दोहरा हमला है। बिल्कुल, ये दोहरा हमला है। एक तरफ ये अवसर की समानता को खत्म करता है, जो प्रस्तावना का एक और वादा है, और दूसरी तरफ ये युवाओं में एक ऐसी हताशा पैदा करता है जो समाज में बंधुत्व यानी फ्रैटर्निटी की भावना के लिए जहर की तरह है। जब करोड़ों युवा बिना काम के हों तो सामाजिक एकजुटता की बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस एक शब्द पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर। यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ बराबर का बर्ताव करेगा। लेकिन चुनौतियां हम सब जानते हैं, बढ़ता हुआ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हेट स्पीच और समान नागरिक संहिता पर गर्मागर्म बहस। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प संवैधानिक तनाव है। एक तरफ अनुच्छेद 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी देते हैं, तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 44 राज्य को ये निर्देश देता है कि वो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की कोशिश करे। प्रस्तावना का पंथनिरपेक्षता का सिद्धांत इन्हीं दो सिरों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की बात करता है। आज ये संतुलन भारी दबाव में है। लेकिन पंथनिरपेक्ष और समाजवादी,
ये दोनों शब्द तो मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। इस वजह से इनकी नीयत पर हमेशा सवाल उठते हैं। क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि इन शब्दों के जुड़ने से जमीनी हकीकत पर कोई फर्क पड़ा, या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम था? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आलोचक यही कहते हैं कि ये एक राजनीतिक कदम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई केस में ये साफ कर दिया कि पंथ निरपेक्षता हमेशा से संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रही है, भले ही ये शब्द बाद में जोड़ा गया हो। कोर्ट का मानना था कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार पहले से ही संविधान में थे। ये संशोधन सिर्फ उस भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। लेकिन हाँ, जमीनी हकीकत यह है कि आज भी पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या हो, इस पर समाज और राजनीति बुरी तरह से बटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोकतांत्रिक और गणराज्य पर। डेमोक्रेटिक इन रिपब्लिक। हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, ये लोकतंत्र है। और हमारे देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति खानदानी नहीं होता, वो भी चुना जाता है। ये गणराज्य की पहचान है। पर स्रोत बताते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण, चुनावों में पानी की तरह बहता पैसा और वंशवाद, ये इस पूरी भावना को खोखला कर रहे हैं। पर गणराज्य का आदर्श सिर्फ एक चुने हुए राष्ट्रपति तक सीमित नहीं है। इसकी असली नींव है कानून का शासन, जो अनुच्छेद 14 में है, और सार्वजनिक पदों पर अफसर की समानता, जो अनुच्छेद 16 में है। जब कोई बाहुबली उम्मीदवार सिर्फ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वो कानून को अपनी जेब में समझता है, या जब किसी नेता का बेटा या बेटी सिर्फ अपने सरनेम की वजह से टिकट पा जाता है, तो ये गणराज्य की मूल भावना पर सीधा प्रहार है। ये लोकतंत्र को कुछ परिवारों की जागीर बना देता है। और अब अंत में आते हैं उन 4 महान लक्ष्यों पर, जो प्रस्तावना का अंतिम लक्ष्य है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यहाँ भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। न्याय की बात करें तो अदालतों में 4 से 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, जिसे कहते हैं न्याय में देरी, न्याय से इनकार। और ये सिर्फ आदर्शों की बात नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला है। जब न्याय में सालों की देरी होती है, तो ये अनुच्छेद 21 में दिए गए त्वरित सुनवाई के अधिकार का हनन है। जब किसी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार इंटरनेट बंद कर देती है, तो ये अनुच्छेद 19 में दी गई बोलने की आज़ादी पर ताला लगाने जैसा है। प्रस्तावना में लिखा हर शब्द संविधान के किसी न किसी अधिकार की नींव है। स्वतंत्रता की बात चली है तो निगरानी और प्राइवेसी के मुद्दे भी सामने आते हैं। वहीं समानता की बात करें तो डिजिटल डिवाइड ने कोरोना के समय शिक्षा में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। और बंधुत्व, आज के दौर में शायद ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्षेत्रवाद, भाषा को लेकर विवाद और सबसे खतरनाक सोशल मीडिया पर फैली ऑनलाइन नफरत, ये तो समाज के ताने बाने को ही तोड़ रही है। बिल्कुल, बंधुत्व या भाईचारा सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये बाकी सभी मूल्यों की शर्त है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये एक त्रिमूर्ति हैं। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। अगर समाज में एक दूसरे के लिए सम्मान और भाईचारा ही नहीं बचेगा, तो ना तो सच्ची आज़ादी मिल सकती है और ना ही सच्ची समानता। इस गहरी पड़ताल के बाद ये तो साफ है कि प्रस्तावना एक बहुत खूबसूरत सपना भी है और एक रोजमर्रा की बहुत कठिन चुनौती भी। ये वाकई एक ऐसी राजनीतिक कुंडली है जो महान संभावनाएं भी दिखाती है और साथ ही गंभीर चेतावनियां भी देती है। और स्रोत बताते हैं कि इसका रास्ता निराशा में डूबना नहीं है, बल्कि ठोस कदम उठाना है। इसमें संस्थागत सुधार शामिल हैं, जैसे न्यायपालिका को और तेज बनाना, चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी करना। इसमें समावेशी विकास पर ध्यान देना शामिल है, और सबसे बढ़कर इसमें उस चीज को अपनाना शामिल है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्या हुआ? इसका मतलब है कि संविधान का पालन सिर्फ उसके लिखे हुए शब्दों के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और भावना के अनुसार भी करना। इसका मतलब है कि जो सत्ता में है वो अपनी शक्ति का उपयोग संयम और जिम्मेदारी से करें। विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करे, और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जितने जागरूक हों, उतने ही अपने कर्तव्यों के प्रति भी हों। ये एक साझा जिम्मेदारी है। और शायद इसी साझा जिम्मेदारी की ओर प्रस्तावना के पहले 3 शब्द इशारा करते हैं। पूरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि ये 3 शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
इसमें हम सरकार या हम संसद या हम अदालतें नहीं लिखा है। बिल्कुल सही। और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर संविधान और उसके आदर्शों की अंतिम जिम्मेदारी और संप्रभुता देश के नागरिकों में ही निहित है, तो फिर हर एक व्यक्ति का रोजमर्रा का आचरण, उसकी बातें, उसके कार्य प्रस्तावना के उस भव्य और महान दृष्टिकोण को कैसे मजबूत या कमजोर करते हैं।